तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कौन सा, देखो इंडिया जीके का प्रश्न है, कांडला बंदरगाह किस राज्य के अंदर स्थित है भाई, बताओ भाई कांडला बंदरगाह किस राज्य के अंदर स्थित है। देखो भाई ये एग्जामिनर का भी सबसे फेवरेट प्रश्न और मेरा भी सबसे फेवरेट प्रश्न है कि कांडला बंदरगाह है कहां पर। तो भाई जो भारत के बंदरगाह मेनली होते हैं, पोर्ट बोलते हैं इनको, जो मेनली हमारा साउथ इंडिया है भाई, यानी दक्षिणी भारत है, यहां पर आपको सबसे ज्यादा है बंदरगाह देखने को मिलेगी। ठीक है, दक्षिणी भारत। और बंदरगाह मेनली आपको कहां पर, जो समुद्र का किनारा होता है उसी को हम लोग बंदरगाह बोलते हैं। और जो हमारी कांडला बंदरगाह है ये हमें गुजरात के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहां पर हमारा जो गुजरात है भाई, ठीक है, इस गुजरात के अंदर क्या हमको यहां पर कांडला बंदरगाह देखने को मिलती है जी। ठीक है जी, कांडला बंदरगाह मिलेगी यहां पर। ठीक है, इसको याद कैसे रखोगे, याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है। देखो कांडला से बन गया हमारे पास कांड, कांडला से क्या बन गया, कांड। ठीक है, और कांड कब होते हैं, रात को भाई। भाई टक टक की आवाजें मत निकाला करो, बहुत बार समझा रहेगा, तुम समाज को खराब मत करो, सुधर जाओ भाई। क्या है ये टक 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 टक, कुछ सोच लिया करो। क्या आसपास और भी जने कोई क्लास है, कोई बहन बेटी है, कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं तुम्हारे, टक 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 टक, बेशरम निर्लज। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे कि कांड कब होते हैं, रात को। कांड रात को होते हैं, यानी कांडला बंदरगाह में कहां पर देखने को मिलेगी, गुजरात के अंदर देखने को मिली। हाँ जी, सभी के याद होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं याद होगी। तो अभी और भी बंदरगाह पढ़नी पड़ी, एक लिए कांडला बंदरगाह का काम कौन है साला भाई, एक लिए कांडला बंदरगाह का कांड कौन हुआ है, और भी पढ़नी पड़ेंगे। अब यहां पर हमें एक कर्नाटक नाम का एरिया भी देखने को मिलता है भाई। ठीक है, और ये जो कर्नाटक नाम का जो एरिया है, इसके अंदर आपको पता है बेंगलुरु नाम की जगह भी है जी। बिल्कुल है जी, कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु। और बेंगलुरु के अंदर जो हमारी बंदरगाह है, बेंगलुरु से बन गया मंगलोर, तो यानी कि मंगलोर नाम की जो बंदरगाह ये हमें कहां पर देखने को मिलती है, कर्नाटक के अंदर। कौन सी, हमें मंगलोर नाम की बंदरगाह देखने को मिलती है भाई। चीजें क्लियर हुई, याद रह जाएगा। कैसे याद रखोगे, बताओ, सीधी बात है, बेंगलोर कहां पर, कर्नाटक में है, बेंगलोर से बन गया मंगलोर। ठीक है, तो मंगलोर नाम की जो बंदरगाह वो हमें कहां पर, कर्नाटक के अंदर देखने को मिलती है जी। ठीक है जी, अच्छी समझ में आएगी। अब उसके आगे हमारे पास कौन सा आता है, उसके आगे आता हमारे पास केरल भाई। ठीक है, कैसे केरल, कैसे कोच्चि, यानी कि कोच्चि नाम की जो बंदरगाह है वो हमें कहां पर देखने को मिलती है, केरल के अंदर हमको कौन सी भाई, कोच्चि बंदरगाह देखने को मिलती है। इसी तरीके से याद करनी पड़ेगी, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है और इससे आसान कोई तरीका नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास तय से तमिलनाडु भाई, ये आ गया हमारा तमिलनाडु। बताओ हाथ देखी के काट लो। ठीक है, तमिलनाडु भाई, तमिलनाडु के अंदर में कौन कौन सी बंदरगाह देखने को मिलती है भाई। एक तो देखो तय से तमिलनाडु, तय से तुतीकोरिन। ठीक है, तो एक तो तुतीकोरिन जो बंदरगाह वो हमें कहां पर देखने को मिलती है, तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलती है जी। ठीक है जी, तुतीकोरिन तमिलनाडु में मिलेगी। ठीक है, और कौन सी, और यहां पर तमिलनाडु के अंदर और हमें कौन सी बंदरगाह देखने को मिलती है, हमें एन्नोर बंदरगाह भाई। कौन सी, एन्नोर। तो एक बार मेरे से मिल तो सही, मेरे को इग्नोर क्यों कर रही है, इग्नोर से एन्नोर, एन्नोर इग्नोर। ठीक है, तमिल का मतलब क्या, तू मिल, बस तू एक बार मेरे से मिल तो सही, इग्नोर काहे कर रही है भाई मेरे को, एन्नोर इग्नोर। ठीक है जी, एन्नोर बंदरगाह भी हमें यहीं पर देखने को मिलती है। इसके अलावा नागापट्टिनम, कौन सी भाई, नागा। तो एक बार मेरे से मिल तो सही, इग्नोर क्यों करने लग रही है, नाग की पट्टी दिखा दूंगा, ये क्या बात करी तूने, नागापट्टिनम भाई। तो ये तीनों टाइप की बंदरगाह में कहां पर, तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलती है। एक जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो एग्जाम के अंदर बहुत बार आती है, वो आती है पश्चिम बंगाल की बंदरगाह। किसकी, पश्चिम बंगाल की बंदरगाह। और इसका नाम क्या होगा, हल्दिया बंदरगाह। क्या नाम होगा, हल्दिया बंदरगाह हमें कहां पर देखने को मिलती है, पश्चिम बंगाल के अंदर में हल्दिया बंदरगाह देखने को मिलती है। याद कैसे रखोगे आप, देखो पश्चिम बंगाल के अपोजिट में कौन है जी, राजस्थान नाम की जगह भी पश्चिम बंगाल के अपोजिट में ही है। ठीक है जी, राजस्थान पश्चिम बंगाल के अपोजिट में। और राजस्थान के अंदर जो रेत कैसा है, हल्दी जैसा है, तो इसके अपोजिट में हल्दी जैसा रेत के हल्दिया बंदरगाह आ गई पश्चिम बंगाल के अंदर। फिर यहां पर आपको देखने को जगह मिलेगी उड़ीसा, दे दो हाथ में पिस्सा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के अंदर हमें कौन सी बंदरगाह देखने को मिलती है, पारादीप। कौन सा, हमारा पारादीप। पैसे को देखती तुम्हारा पारा क्या है, बढ़ जाता पारादीप। तो ये कुछ बंदरगाह है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछता है हर साल, प्रीवियस ईयर के अंदर आती है। कांडला पूछ ली, हल्दिया एग्जामिनर की फेवरेट है, कोच्चि पूछ लेगा, मंगलोर पूछ लेगा, पारादीप। ठीक है, तुतीकोरिन, एन्नोर, ये आपकी इंपॉर्टेंट सारी की सारी आपकी याद होनी चाहिए भाई। चीजें क्लियर हुई भाई। हाँ, विशाखापट्टनम भी ओडिशा के अंदर, आंध्र के अंदर आती है विशाखापट्टनम, आंध्र और ओडिशा के पास विशाखापट्टनम, इधर है। ठीक है भाई, क्लियर है भाई चीजें। अरे भाई अभी उसका सर्वर डाउन था, ठीक हो चुका भाई, मोहित राय, एक बार उसको करके दोबारा से वो कर लो।
महाभारत से लाइव भीष्म पितामह। बेटा सीईटी फॉर्म भरा है तेरा, क्लास लगाओ हूँ, बहुत युद्ध कर लिया। ठीक है भाई, ठीक है भाई। बंदरगाह सारी क्लियर, पेपर में गलती कोने आवा है जी, जमा भी कोने आवा है, कर दी तो तरह जेड़ी नहीं लगाऊंगा मैं। आगे चलो, आगे कौन सा है? 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने स्टार्ट किया था भाई? ये भी एसएससी लेवल का प्रश्न, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के अंदर आया है हमारा, सारे सीईटी ग्रुप डी के मिलेंगे। तो भाई 1923 के अंदर सबसे पहला जो रेडियो प्रसारण, जिसने पीवाईक्यू सीरीज भी करोड़ी है ना इंडिया जी के मेरे लिए, तो भी उसमें भी नहीं आ पार हो जाएगी, सारे प्रश्न उससे मत है, कुछ है ही कौन बार था। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला जो रेडियो प्रसारण था वो था हमारा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे भाई। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 1923 के अंदर जो हमारा पहला रेडियो प्रसारण तो कहां पर भाई? बॉम्बे से स्टार्ट हो। कैसे याद रखोगे? देखो सबसे पहले फिल्में भी कहां से स्टार्ट हुई? बॉम्बे से हुई। फिल्मों के अंदर तो हमें वीडियो दिखती है, ठीक है, तो रेडियो तो ऑडियो चलेगी, तो ऑडियो भी सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुई? मुंबई से सबसे पहले क्या हमारी ऑडियो, यानी कि जो हम कानों में सुनते हैं वो स्टार्ट हुई, यानी कि जो रेडियो क्लब था बॉम्बे का, वहां से हमारा क्या सबसे पहली बार रेडियो प्रसारण स्टार्ट हुआ भाई। अब इसके अंदर दो चेंज और भी है भाई, स्टार्ट तो हो गया, ठीक है जी। एक 1936 के अंदर क्या बोला भाई मना मजा नहीं आने लग रहा, मैं तो तेरी छाती पर लोट मारूंगा। और छाती पर लोट मारने मतलब उसको परेशान करना, सिर्फ मुंबई को नहीं, पूरे इंडिया को परेशान करूं, पूरे इंडिया की छाती के ऊपर लोट मारूंगा। यानी इसका 1936 के अंदर इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया ऑल इंडिया रेडियो भाई। ये चीज भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो बॉम्बे रेडियो क्लब था भाई हमारा, इसका नाम चेंज कर दिया 1936 के अंदर। मैंने क्या नाम रख दिया इसका? ऑल इंडिया रेडियो है, मैंने इसका नाम रखने का काम किया, ठीक है जी। इतनी चीज सबके समझ में आ गई, ओके भाई। तीसरी चीज फिर भाई हमारा कुछ एक साल और बीते, तो 1957 के अंदर भाई हमने इसका नाम रख दिया आकाशवाणी भाई, ठीक है। 1957 भाई। अब हम लोग आकाश को भी सताना स्टार्ट करेंगे, तो 57 से बढ़िया सताना, यानी इसका नाम क्या रख दिया हमने? आकाशवाणी है, हम लोगों ने इसका नाम रखने का काम किया भाई, ठीक है। तो ये तीन फैक्ट है इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो रेडियो क्लब था कहां से? मुंबई से स्टार्ट होया, ठीक है। 1936 के अंदर इसका नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो रखा। आकाशवाणी कब रखा हमने? 1957 के अंदर क्या है? इसका नाम बदल के हमने आकाशवाणी रखने का काम किया। चीजें क्लियर होगी, आगे चलूं? चलो जी, आगे देखो भाई कौन सा। इस दाब क्षेत्र को असो अक्षांश भी कहा जाता है भाई। ये प्रश्न आपका देखो, जो साथी दिन में 3:15 बजे इंडिया जीके की क्लास लगाते हैं, ज्योग्राफी की क्लास, शायद आप लोगों ने जिन्होंने क्लास लगाई थी वो सारे बच्चे बता देंगे, एक बार के लिए बताओगे? असो अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड किसको बोलते हैं? लैटिट्यूड का मतलब जो लेटी हुई रेखाएं हैं, जो ज्योग्राफी की क्लास लगाते हैं दिन में 3:15 बजे, उन सभी साथियों को पता होगा, अभी परसों ही पढ़ाया था ये मैंने, पता है ना? बताओ एक बार के लिए। क्या अमेरिका से लाइव? अरे डट जा अमेरिका ले पटेले तो सर। ये क्लास यूट्यूब पे रहेगी या नहीं भाई? इंस्टाग्राम पे रहेगी ये क्लास। ए वेरी गुड। ये सारे वो बालक जिन्हें कल परसों में क्लास लगाई थी। वेरी गुड वेरी गुड। अरे कल परसों ही तो करवाया था मैंने ये इंडिया जीके वाली क्लास के अंदर। देखो जो साथी नए हैं, जिन्ना जो क्लास नहीं लगाते, थोड़े से आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनके लिए बता देता हूं। ये हमारी धरती है भाई। धरती के ऊपर हमारे पास दो टाइप की लाइनें होती हैं। एक तो है अगर हम पसरोड़ी लाइन, जो पसर नेड पसारले हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? ओ जरा सिद्धि, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। जो सी लाइन हमारे पास पसरी हुई होती है, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश में बोले तो लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब जो लेटी हुई रेखाएं हैं, लैटिट्यूड, ठीक है जी, समझ में आ गया, ठीक है। तो आपने ऐसे देखा हुआ, ऐसे ऐसे, जैसे मतलब आप ग्लोब देखा, मतलब ये वास्तव में नहीं, काल्पनिक रेखा, इमेजनरी लाइन है। ऐसे ऐसे आपने लाइनें देखी बहुत सारी देख रखी हैं जी। अच्छा, इतने ज्ञान नहीं होगा था। तो इनको बोलते हैं हम लोग अक्षांश यानी लैटिट्यूड। जो हमारा ये 0 डिग्री होता है, बीच वाली जो लाइन, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश। इसको बोलते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इक्वेटर। इक्वेटर किसको बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं जी। पता लग गया। अब इसी के ऊपर जैसे ये डिग्रियां बनी हुई है, 0 डिग्री, आगा मान लिया 10 डिग्री आ गया, आगा 20 आ गया, आगा 30 आ गया, इस तरीके से। तो यहां पर एक छोटी सी लाइन है, ये वाली लाइन, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये होता है नॉर्थ पोल, यानी हमारा उत्तरी ध्रुव। पोल को बोलते हैं हिंदी में ध्रुव,
जिसने क्लास लगा रखी है उसका तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये नीचे वाला तो हमारे पास साउथ पोल, इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। आधा को मेरा लगता है ध्रुव के सांग हो रही हो कि भाई पढ़ोगे तो कि मैं क्लास लगा जी समझ में होगा। ठीक है, ये लेटी हुई रेखाएं हमारी, इनको क्या बोलते हैं अक्षांश, यानी लैटिट्यूड से लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, अब इसके ऊपर ये अलग अलग डिग्री होती हैं। तो जो हमारा ये नॉर्थ वाली साइड होती है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसमें ये जो लाइन होती है यहाँ पर ये करीबन मिलती है हमें 23.5 डिग्री। इसको हम लोग 23 सही 1/2 डिग्री भी बोल देते हैं नॉर्थ के अंदर। तो इस रेखा को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है जी, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साउथ साइड में जो 23.5 डिग्री होती है साउथ के अंदर, ये साउथर्न हेमिस्फीयर आ गया यानी दक्षिणी गोलार्ध, इसमें जो 23.5 डिग्री है इसको बोलते हैं हम लोग मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है जी, लग गया पता। ठीक है, अब यहीं पर हमारे पास जैसे 23 डिग्री तो ये हो गया सौदा, ये 23 डिग्री तो हो गया। अब आड़े तारा पास यो 30 डिग्री का सांग मिला, ये 30 डिग्री भाई। तो ये जो 30 डिग्री साउथ और ये 30 डिग्री हमारा पास क्या है, ये रहा नॉर्थ। 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ, तो इनको बोलते हैं हम लोग ओर्स लैटिट्यूड यानी कि असव अक्षांश। तो असव अक्षांश किसको बोलते हैं, यानी कि हमारे पास जो 30 डिग्री क्या है, 30 डिग्री हमारे पास साउथ या 30 डिग्री हमारे पास जो नॉर्थ के लैटिट्यूड है, इनको हम लोग असव अक्षांश बोलते हैं। और इनका जो अन्य नाम है वो है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र। भाई कल ही बताया था मैंने नाम, शायद कल, पता नहीं परसों 2 दिन, क्या था इनका नाम है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव वाले क्षेत्र। भाई ठीक है, एज इट इज सीटी ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है। अब जिन साथियों ने क्लास लगा रखी है वो बता देंगे, जिनने नहीं लगा रखी उन्होंने देखिए जा मुंह भाई केस होता हो गया। भाई बताओ, जिन्ना क्लास लगा रखी फायदा होया कौन नहीं होया, आया होगा तब ना पर्सन, यो हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। हॉर्स टैबलेट, अरे डट जा तुम हॉर्स टैबलेट भाई ये बड़ी ही आपत्तिजनक चीजें होती है भाई, हॉर्स टैबलेट नहीं फलाना नहीं खड़े ना, देखा करो दाम बिगड़ जाओगे दाम। कुछ को नहीं होता भाई, और सौदा सारा आदमी नु पागल हो रहा है, नोगा हॉर्स टैबलेट खा बजा घोड़ा जितनी ताकत आ जाएगी, नो थोड़ी ना यार, कुछ को नहीं आता भाई। मेन सौदा मेरा की है, सारा सौदा ब्लड प्रेशर का चल रहा है। ठीक है, बीपी ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ाओगे ज़्यादा पावर रहोगी शरीर में, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा पावर कम हो जाएगी, बस इतना ही सौदा हुआ है। चाहे हॉर्स की टैबलेट ले लो चाहे किमें ले लो भाई। ठीक है, सारा खेल ब्लड प्रेशर का है। टैबलेट ले वो भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ये तो हम जो जिम का मैं जाऊँ यार, वो इंजेक्शन लगाया अगर उन्होंने चुर करके कुल्लिया हमारा हथा में और उसका बॉडी बना, वो बॉडी नुए बना भाई। ठीक है, वो इंजेक्शन को दें उसका बीपी बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ज़्यादा वजन उठा लेंगे। मान लिया नो वजन उठा है 20 किलो, ठीक है, इंजेक्शन लगाया पता कि 40 किलो उठाए दें, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा दे भाई, ये सौदा है। ठीक है, फिर प्रोटीन पाउडर मान लो बॉडी फूल जाए, वैसे और कोई सौदा नहीं इसका। तो मेन कंसेप्ट समझा करो, कोई भी चीज़ चालो उसका पीछा कारण क्या है, किस वजह से चल रहा है। ठीक है भाई, आगे चला, आगे चलो भाई। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम निम्नलिखित में से कौन सा, सीटी ग्रुप डी 18 अक्टूबर 2024 को है। तिब्बत के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी है भाई, इसका नाम क्या है, ये प्रश्न पूछे। बहुत इजी सांग है यार, कौन सा है तिब्बत के अंदर, जमुना, सांगपो, सोन या सुंदरी, तिब्बत के अंदर इसको सांगपो। ठीक है, कैसे याद रखो, ये तिब्बत नॉर्मल यार, तिब्बत की तरफ चाइनीज लैंग्वेज है, चाइनीज लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, तुम्हारा क्या सांग है भाई, तू मेरे पोगा के सांग है तेरा। ठीक है, सांगपो, तू बता तेरा के सांग है, तिब्बत से तू बता तेरा के सांग है। ठीक है, तो सांगपो कहां पर बोला जाता है, इसको तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल सी चीज है भाई। ठीक है, और इसी ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। लाल नदी इसका निक नेम है, लाल नदी भी बोलते हैं भाई। ठीक है, अब किसी का कुछ ना कुछ सांग का मैं कुछ ना कुछ करोगे तो भाई लाल तो पनावेगा ठीक है भाई, तो लाल नदी भी बोलते हैं भाई इसको, किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है जी, और इसके अन्य नाम के हैं, इसको बांग्लादेश के अंदर अलग नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको बांग्लादेश में अलग नाम से जाना जाता है, अरुणाचल में अलग नाम से, असम में अलग नाम से जाना जाता है। ये नाम और बताओ भाई, अरुणाचल, अरुण और आंचल है, असम के अंदर इसको अलग नाम से जाना जाता है। तो इसके नाम क्या क्या है भाई, देखो तो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भाई इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई, जमुना के नाम से कहां पर जाना जाता है, इसको बांग्लादेश के अंदर जाना जाता है जी। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको सियांग के नाम से या दिहांग के नाम से। ठीक है, सियांग बोल लो या दिहांग। अरुणाचल को क्या बोलता है कि दिहांग,
दिखाओ मेरे को अंग। असम, असम के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? हमारा लोहित के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? लोहित। लोहित के नाम से किसके अंदर जाना जाता है इसको? असम के अंदर जाना जाता है भाई। चीजें क्लियर हुई तो ब्रह्मपुत्र नदी याद रह जाएगी। कहां पर? बांग्लादेश के अंदर इसको, सॉरी किधर, तिब्बत के अंदर इसको सांगपो, बांग्लादेश के अंदर इसको जमुना, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सियांग या दिहांग, और असम के अंदर इसको लोहित के नाम से जाना जाता है। हर एक साथी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक बार के लिए कमेंट करके बताओ फटाफट से। आज मास्टर का हेयर स्टाइल अलग। अरे हेयर स्टाइल तो भाई ये नहाए पाछा तेल लगाना भूल गया। बड़ा तेल लगाना भूल गया भाई। जिदियां सूखे पड़े हैं ये उठ दे को बेचारे। इनका भी ब्लड प्रेशर हाई करना पड़ा जिद उठेंगे। क्यों मट्टे कुटवाओ रहे? हो जाओ सही डाल। चला भाई आगा, चलो भाई उठ लो सारे जने। आगा देखो भाई क्या है, हरियाली परियोजना क्या है भाई? किस चीज से रिलेटेड है ये हरियाली परियोजना? ये देखो जो इंडिया जीके का प्रश्न है, इंडिया की करंट अफेयर का, ठीक है। तो हरियाली जीके किस चीज से बिलोंग करती है आपको बता देता हूं। देखो सॉरी, हरियाली परियोजना इसका मतलब है भाई जगह जगह वाटर शेड लगाना। वाटर शेड का मतलब जैसे जगह जगह फसलें बोते हैं तो वहां पर अलग अलग जगह वाटर शेड का प्रयोग करना, यही हमारा किसका लक्ष्य है? हरियाली परियोजना लक्ष्य। तो यानी कि वाटर शेड विकास परियोजना क्या हमारे पास? हरियाली विकास परियोजना। ये मतलब 2023-24 की करंट अफेयर का प्रश्न है, इंडिया की करंट अफेयर का, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है? फलों का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? हरियाणा, सीईटी ग्रुप डी 18 अक्टूबर 2024 के अंदर। बताओ फटाफट से, किसे भारत का फलों का कटोरा कहा जाता? बोलो, हरियाणा का नहीं पूछा, इंडिया जीके का प्रश्न है। बताओ किसको भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है? बताओ बताओ बताओ। देखो भाई, बढ़िया बढ़िया फल कहां पर मिलते हैं? जहां पर ठंडी ज्यादा होती है। अब जहां पर ठंड ज्यादा होगी तो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फल भी तो वहीं पर देखने को मिलेंगे। फलों की शेप भी बढ़िया मिलती है, ठीक है। तो बढ़िया फल कहां पर मिलेंगे? राज्य देख लो भाई, कहां पर ठंड पड़ती है? हिमाचल में पड़ती है जी। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या है? बढ़िया शेप के गोलदार बढ़िया फल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश को क्या है भाई? हमारा भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीज आ गई हमारी समझ में। दूसरी चीज भाई, और किसको क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश भाई। मध्य प्रदेश को किस क्या बोला जाता है? भारत का सोयाबीन का कटोरा भाई। क्या है? जो सोयाबीन होता है हमारे पास, सोयाबीन का कटोरा किसको बोला जाता है? मध्य प्रदेश को बोला जाता है। सोयाबीन कहां पर बोया जाता है? हमारी धरती के मध्य में, यानी कि बीच में बोया जाता है, तो इसलिए इसको क्या है? सोयाबीन का कटोरा भी बोला जाता है। इसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश को भाई बोला जाता है हमारे पास दूध की बाल्टी भाई। यहाँ पर दूध का उत्पादन सर्वाधिक होता है, दूध की बाल्टी। हरियाणा से भी ज्यादा दूध का उत्पादन होता है यूपी के अंदर भाई, ठीक है। तो दूध की बाल्टी के नाम से किसको जाना जाता है? हमारा यूपी को जाना जाता है। तो ये चीज भी याद रखना, क्या पता एग्जामिनर आपसे पूछ ले, ठीक है जी। याद रख लेंगे। आगे चलो तो फिर आगे क्या हमारे पास? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बता दो भाई। वनस्पति अनुसंधान संस्थान सीईटी ग्रुप डी के अंदर आया है 18 अक्टूबर 2024 के अंदर। वनस्पति अनुसंधान संस्थान बताओ फटाफट से, बताओ बताओ बताओ। क्या हो गया? दूध की दूध की फैक्ट्री। मैं गिरा होया बंदा जमानी चलो यार। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान पूछ रहा है क्या भाई? तो ये तो हम लोग बता देंगे। इसके अलावा अगर आपसे ये वनस्पति की जगह वन अनुसंधान पूछ ले कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान हमारा कहां पर है, तो क्या बताओगे? बताओ भाई। ये तो वनस्पति पूछ लिया। राष्ट्रीय वन अनुसंधान अगर पूछ ले आपसे तो आप इसको कहां पर बताओगे भाई? बताओ फटाफट से। तो पहली चीज तो हमारे पास राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछा है, तो ये हमारा भाई यूपी के लखनऊ के अंदर क्या है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। याद कैसे रखो? देखो वनस्पतियों का यूज किसमें होता है? दवाई बनाने के लिए होता है। और दवाई का यूज किसमें होता है? आपका जो लहू है, आपका जो ब्लड है, उसको साफ करने में क्या है? दवाई का यूज होता है। लखनऊ से बन गया लहू, ठीक है। तो लहू को साफ करने के अंदर क्या है? वनस्पति और दवाइयों का यूज होता है, ठीक है जी। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहां पर हमको देखने को मिलेगा?
कमेंट आए वेरी गुड, देहरादून, देहरादून, शाबाश, सभी का बिल्कुल सही है। देहरादून के अंदर क्या है, हमको राष्ट्रीय वन अनुसंधान देखने को मिलता है। वनों से हम लोग क्या है, वनों को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, देते रहो हमको। देहरादून लगातार क्या है, देते रहो हमको पेड़ पौधे और सारा सौदा फल फ्रूट सब कुछ दे दो, वन से जड़ की राख हो जाए, हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप लोगों का सिद्धांत ये है। आगे चलते हैं। क्या ग्रामीण उपभोक्ता की आय का कितना प्रतिशत किराने के सामान पर खर्च होता है? ये भाई एक हमारा इकोनॉमिक्स का प्रश्न पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया ना, ग्रामीण उपभोक्ता कितने प्रतिशत इस पे खर्च होता है, ये प्रश्न है हमारा उस टाइप से भाई। क्या तो ये जो प्रश्न पूछा गया है, ये हमारा इकोनॉमिक्स का नॉर्मल प्रश्न पूछा गया है, जिसने ग्रामीण वाला जो भी, जैसे मैंने अभी जो इंडिया जी के मैं करवाने लग रहा हूँ, मतलब कि सेंटर लेवल वाली, उसके अंदर तो अभी हम इकोनॉमिक्स पे पहुंचे ही नहीं, अभी ज्योग्राफी चलने लग रही है। ठीक है, बाकी सीटी वाले के अंदर है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा भाई, जो लगभग जो हमारा परसेंट है जो 45%, यानी कि मान लो आप गाँव के अंदर मान लिया कि जैसे कि आपने बोला 10,000 रुपये आपकी इनकम है मान लिया, तो उसका लगभग 45% यानी कि 4500 रुपये है आप किराने की जो दुकान है उसके ऊपर आपके खर्च हो जाते हैं। हल्दी ले आए, चीनी ले आए, चाय पत्ती ले आए, कुछ भी ले आए, जो अलग अलग सामानों अंदर, यानी जो किराने की जो चीजें हैं उसके ऊपर लगभग क्या आपका 45% के लगभग आपको खर्चा देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। नॉर्मल पर्सन था ये, उस टाइप का नहीं है। ठीक है, आगे चलते, आगे कौन सा है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च करी? भाई बताओ भाई, कौन सी कंपनी ने सगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी है लॉन्च करी? अच्छा लेवल का प्रश्न, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न था, इंडिया करंट का। ठीक है, इसको से याद रखो ना रखो कोई वो नहीं है लॉस, क्योंकि पुरानी करंट हो चुकी है, नए आगे आने ही नहीं है। ठीक है, फिर भी आप लोगों को बता देता हूं, SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भाई, उसके द्वारा क्या है सगुन वाला है ये सौदा लॉन्च किया गया था भाई। ठीक है, कौन सा सगुन जो बीमा, से सगुन, से ऐसे सगुन, ऐसे SBI भाई। ठीक है, चलें भाई आगे, आगे देखते हैं भाई। भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था? यह भी आई प्रश्न, इंडिया जीके के देश बिना प्रश्न दे रखे हैं भाई। बिल्कुल बताओ भाई, भारत के अंदर जो पहला समाचार पत्र था, अरे हरियाणा का पहला समाचार पत्र ही बता दियो फटाफट से, दोनों काम कर दियो। बताओ भाई बताओ, आया किसी का? सी वेरी गुड, बंगाल गजट, बंगाल गजट वेरी गुड भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। बंगाल गजट किसका? देखो याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है इसकी, जो अपने यहाँ पर भारत के अंदर जो अंग्रेजों का पहली बार शासन आया था ना, वो भी बंगाल के अंदर ही आया था। उन्होंने मेनली जो शासन स्टार्ट कराया था पश्चिम बंगाल के अंदर से किया था। उधर ही आप लोगों को पता 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध होया था। ठीक है, और वो रॉबर्ट क्लाइव ना भाई उसकी अपना राजा दिया रहा है कि, और बंगाल का मैं तो सब तक पहला कब्जा कराया था, और उड़त आए उसने के है मेनली अंग्रेजी शासन स्टार्ट कराया था। कहां से किया था? बंगाल से कराया था। तो इसीलिए जो मेनली सारी चीजें स्टार्ट हुई थी, आपने देखा सबसे पहला हाई कोर्ट हो गया, वो भी कलकत्ता के अंदर जाके खुला, यानी बंगाल के अंदर ही कलकत्ता। जो भी सारी चीज सर्वाधिक सबसे पहले हुई बंगाल के अंदर। पहले भारत की राजधानी भी कलकत्ता थी, यानी बंगाल के अंदर ही थी, सारा सौदा वहीं पर होता था। तो पहले जो समाचार पत्र होगा वो भी कहां से निकला था? बंगाल गजट, यानी बंगाल से ही निकलेगा। और इसके राइटर कौन थे? जेम्स ऑगस्टक हिक्की। कौन थे भाई? जेम्स ऑगस्टक जो हिक्की क्या थे, वो क्या थे? इसके राइटर थे भाई, ऑगस्टक हिक्की, या नाम याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जेम्स ऑगस्टक हिक्की हैं, वो इसके राइटर बोलो या संपादक बोलो, मतलब जिन्होंने इसको प्रकाशित करने का काम किया था, वो नाम था जेम्स ऑगस्टक हिक्की का भाई। ठीक है जी, चीजें क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई। हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था भाई? अभी थोड़े दिन पहले करवाया था हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र, कौन सा था? जाट गजट। इतना ही फर्क, ये बंगाल गजट था, ये हमारा क्या था? जाट गजट क्या है? हरियाणा का पहला समाचार पत्र था भाई। ठीक है, एग्जामिनर पूछ ले तो आंसर मार दियो, मुंह पर भगा गया एग्जामिनर, देख दारे जा खड़ा खड़ा यो के सौदा करे ना। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां पर? बता दो। राजस्थान वाला हाई कोर्ट खड़ा है भाई। जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर कहां पर? बताओ फटाफट से। सर आपकी अकेडमी कुडमी कौन भाई? हम दोनों में पटा दिया करा, दान कर दिया सौदा। जैसे अपने हरियाणा का हाई कोर्ट कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर। दूसरी टाइप से राजस्थान का पूछा है। ये नॉर्मल जनरल नॉलेज का प्रश्न है भाई। आया किसी का? बी जोधपुर,
करंट अफेयर भी करवाऊंगा मैं, ना टेंशन लो, करवाऊंगा। ठीक है, तो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहां पर हमारा, बी क्यों करने लग रहे थे, जोधपुर, तो ये मां है, तो जोधपुर है भाई। जोधपुर हमारा क्या है भाई, राजस्थान का जो हाई कोर्ट हमारा कहां पर भाई, जोधपुर के अंदर स्थित। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सीईटी के अंदर आया था। ठीक है, हरियाणा पंजाब का हाई कोर्ट पूछ रहे, तो पंजाब एंड हरियाणा जो हाई कोर्ट हमारा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, वो कहां पर है हमारा भाई, हरियाणा हाई कोर्ट, ये हमारा चंडीगढ़ के अंदर है भाई। कहां पर, चंडीगढ़ के अंदर है। इससे पहले कहां पर था ये, चंडीगढ़ से पहले लाहौर के अंदर था भाई। इससे पहले कहां पर था ये, लाहौर में था पहले, स्टार्टिंग में जिस टाइम खुला था। और इसके पहले जज साहब कौन थे भाई, पंजाब और जो हरियाणा हाई कोर्ट था, इसके पहले जज साहब कौन से थे बताओगे? एक बिल्कुल नॉर्मल सा व्यक्ति तो था, कौन था, रामलाल। ठीक है, रामलाल क्या थे हमारे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पहले जज साहब थे भाई, फर्स्ट जज भाई। ठीक है, कोई नाम था, ऑप्शन था, बता भी कौन सकता भाई, रामलाल भी कोई जज हो सका है। ठीक है, वेरी गुड भाई। चलो आगे, आगे चलो भाई। अगला प्रश्न देखो क्या भाई, मणिपुर का राजधानी शहर कौन सा, बताओ मणिपुर की राजधानी कौन सी है भाई? बहुत ही मतलब नॉर्मल ग्रुप डी का जो पेपर है ना, उस लेवल का ही पेपर बनाया हुआ था भाई इन्होंने, सही। ठीक है, अब देखते हैं भाई। देखो सबसे पहले आता था हमारे पास शिलांग। शिलांग कहां का, मेघालय का भाई। याद कैसे रखो, देखो शिलांग से बनेगा शिवलिंग, और शिवलिंग हमें कहां पर देखने को मिलता है, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर। क्या अक्सर हमने ये मतलब टीवियों के अंदर देखा कि भगवान शिव वहां पर तांडव करते हैं, यानी शिवलिंग भी उधर ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि शिलांग हमारा मेघालय के अंदर हमको देखने को मिलता है जी। बिल्कुल ठीक है, दिमाग के अंदर घुस गई, नॉर्मल से इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगली जो हमारे पास है कवारती। कवारती कहां की हमारी, कौन सी शहर की राजधानी, तो कवारती हमारी दादर और जो नागर हवेली है। क्या हमारे पास, दादर एंड नागर हवेली। पुराने टाइम का मैं अपने दादे और के थे हवेलियां, मैं पूरी फिल्म चलाया कर दे। ठीक है, कवारती क्या हमारी, कवारती का मतलब जितनी भी कवारियां होती थी उनको क्या है, मतलब कि राजधानी बनाया जाता था हवेलियों के अंदर भाई। ठीक है सिलवासा भाई, सिलवासा कहां की हमारी राजधानी है भाई हमारे पास? वेरी गुड, वेरी गुड। सर आपने उल्टा करवा दिया, उल्टा करवा दिया। अच्छा सॉरी, उल्टा हो गया। सिलवासा भाई ये है दादर नागर हवेली भाई। ठीक है, कैसे याद रखोगे, पुराने टाइम पर जो अपने दादा और होते थे वो क्या थे, हवेलियों के अंदर सिलाई करते थे, जो अपने दादा दादी और होया करते। ठीक है, तो सिलवासा हमारी दादर और नागर हवेली की भाई। इसको थोड़ी सी हो गई थी भाई, हाँ कर दिया, ठीक है भाई, ना टेंशन लो था। लाइव क्लास का फायदा यही है भाई। ठीक है, कवारती कहां पे है हमारी, लक्षद्वीप। इसको कैसे याद रखो, हमारा लक्ष्य क्या है, कवारी लड़कियां प्राप्त करना ताकि हमारी शादी हो सके भाई। तो कवारती कहां का, लक्षद्वीप की हमारी राजधानी है। तो इंफाल बच गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। किसकी हो जाए, मणिपुर की भाई। ठीक है, मणि क्या होता है, अगर आपके पास मणि पूरा है तो आपके अंदर घमंड आएगा और उसकी वजह से कि आपका फाल हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए, इंफाल भाई। याद रह जाएंगी सारी की सारी चीजें। कुछ मुश्किल लग गया हो इसके अंदर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे बच्चों? बिल्कुल, हमारा लक्ष्य क्या है, कुंवारी लड़कियों की प्राप्ति। यस, चलें आगे, आगे चलते हैं भाई। आगे कौन सा हमारे पास, ग्रामीण बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मार्केटिंग रणनीति उपलब्ध है? जो गांव के अंदर जो हम लोग बाजार होता है हमारे पास, उसके अंदर कौन सी मतलब किस तरीके से हम लोग मार्केटिंग करके है अपने माल को अच्छे तरीके से बेच सकते हैं ग्रामीण बाजार के अंदर? ये प्रश्न पूछा, ये भी सीईटी ग्रुप डी के अंदर है। तो आप देखो कौन कौन सी रणनीति। एक तो प्रचार रणनीति। प्रचार का मतलब आपको पहली चीज तो एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। चाहे गांव के अंदर दुकान खोलो, चाहे शहर के अंदर एडवर्टाइजमेंट करनी तो जरूरी होती, तभी तो लोगों को पता लगा भाई इधर दुकान भी खोल रही। दूसरी चीज उत्पाद रणनीतियां, आपको उत्पादन भी इस हिसाब से करना पड़ेगा, प्रोडक्शन भी, कि भाई गांव के लोग उसको खरीद सके। अब आप मान लो जैसे कि आपने बर्गर की रेडी लगा दी, अब गांव के लोग हैं भाई, इतना बजट नहीं होता कि भाई आपके 100 रुपए वाले बर्गर खा सकें। अब गाँव के अंदर आप बर्गर किंग खोल दोगे या बर्गर का कोई बड़ा शोरूम खोल दोगे तो थोड़ी दिन चलेगा, गांव के लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो उत्पादन वो कितने वाला उठ सकते हैं भाई, मान लिया 20-30 रुपए का बर्गर, ज़्यादा ज़्यादा 40 का, इतना उठ सकें। ये बड़े बड़े में जाओगे थोड़े तो 90-100 रुपये में बर्गर मिलेंगे। ठीक है, तो वो को नहीं उठ सकते भाई उस चीज़ ना। तो यानी कि जो उत्पादन है, उत्पादन की भी अच्छे तरीके से रणनीति हमें बनानी चाहिए। ठीक है जी। तीसरी मूल्य रणनीति, हमें पैसा भी इसी हिसाब से उसका सेट करना चाहिए, प्राइस, कि भाई एक ग्रामीण व्यक्ति उसको खरीद सके भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों की तीनों क्या हमारी रणनीतियां होनी चाहिए अगर हमें क्या ग्रामीण बाजार के अंदर मार्केटिंग करनी है तो भाई। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे हमारे पास क्या देखो, ये रहा
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बहुत बार आ चुका है। 2011 की सेंसस करवा चुके हैं इंडिया जीके के अंदर, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट खोल के देखो पता लग जाएगा। उसके अंदर सबसे पहली चीज तो ये, अकॉर्डिंग टू 2011 भारत की साक्षरता कितनी थी भाई, भारत की साक्षरता दर कितनी थी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बता देंगे जी, बताओ तो फिर मुंह के देखने लग रहे हो। नरों की साक्षरता दर कितनी थी, मादा की साक्षरता दर कितनी थी, आधा पादा कौन मादा देखो भाई, तो भारत की साक्षरता दर बाद में बताऊं, पहले नरों की देखो। नर है भाई, नर कितने थे हमारे, आप लोगों ने देखा भाई, जो मैक्सिमम जो नर प्रजाति होती है वो लगभग आपने आपके दादा दुदा और देखे हुए 82 साल के आसपास जीवन है। तो यानी कि 82% के लगभग 82.04 कितना है मेरा ध्यान को, 82.14%, 82 मेरा एग्जैक्टली ध्यान को भाई, एक बार देख लियो, 82% का समथिंग है, इतनी आपकी किसकी नर प्रजातियों की, याद है किसी एक बार बताइयो। हाँ 82% का लगभग, एग्जैक्ट मेरा कितनी है, 82 तो मना ही बेरा भाई, 82.14 है के, ठीक है। मादा प्रजाति कितनी है, मादा देखो पैसे ऐठने के अंदर बहुत चालाक होती है, पैसे ऐठने हो तो मादा सबसे पहले आती है 65.46% किसकी है, मादा की है भाई। इन दोनों का एवरेज होगी भारत की साक्षरता, यानी 74.04% भारत की साक्षरता भाई। या एक बार याद चेक करियो, नराली 82.14 सही है के, सही है जी, ठीक है ठीक है भाई। ये साक्षरता दर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिंपल ट्रिक से याद होगी। अब जनसंख्या घनत्व पूछा, घनत्व का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी भीड़ रहने लग रही है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। और भारत के अकॉर्डिंग टू 2011 सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर रहने लग रही थी, जो भीड़ मतलब वैसे तो जनसंख्या सबसे ज्यादा यूपी की थी, लेकिन जो भीड़ यानी स्पेस कम लोग ज्यादा थे वो थे बिहार के अंदर, यानी सर्वाधिक जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो हमारी कहां की थी, बिहार की थी अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना, ठीक है जी। और सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो हमारी कहां की थी, वो थी अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल सिर्फ अकेले रहा कर दे, एक दूसरे से सताया कर दे, यानी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश की क्या हमें सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है भाई। प्रदेश की सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती कितनी, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। देखो बिहार है सबसे ज्यादा भीड़, तो यहां पर तो सबसे ज्यादा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, अरुणाचल और सिक्किम से 25 में कंफ्यूज होते हैं भाई, ठीक है। वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है भाई। ठीक है भाई, चलो आगे। अच्छा लिंगानुपात लो, लिंगानुपात भी बता देना, टेंशन लो। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात भी दो तरीके से आता है भाई यहां पर। एक तो था नॉर्मल लिंगानुपात, एक आता बाल लिंगानुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार दोनों लिंगानुपात बता दो भाई। जो नॉर्मल लिंगानुपात था वो कितना था, 943,000 लड़कों पर सारी मादाएं बिल्कुल फ्री, ठीक है। 943 क्या था हमारा नॉर्मल लिंगानुपात था 18+ का। बाल लिंगानुपात में आते 0 से 6 वर्ष के अंदर और मादा, जो छोटे छोटे जो शिशु हैं, ठीक है। शिशुओं का लिंगानुपात कितना था, कोई साथी बताएगा? 919, यस, बात करें तो खुन्नी 919 कितने थे हमारा बच्चे थे, जो शिशु थे उनका लिंगानुपात था। वेरी गुड, ठीक है, ओके। ये देखो भाई पूरी साक्षरता मैंने ट्रिक से याद करवा रखी है स्टैटिक जीके की क्लासों के अंदर, आप बैच के अंदर कर सकते हो अच्छे से, पूरी जमा सारी ट्रिक याद करवा रखी। कहते मैं 100% गारंटी गलत हो कौन तार पर कोई पर्सन, ठीक है। आगे चलते हैं भाई। कलाम ए नैरंग डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है भाई। ये भी इंडिया जीके पर्सन हरियाणा सीटी ग्रुप डी के अंदर आया है। कलाम ए नैरंग है वो किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकल्प है भाई। नॉर्मल जीके का पर्सन है, ठीक है, नॉर्मल जनरल नॉलेज। तो ये सैयद गुलाम भिक है भाई, इनके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पूछा गया था। अपने को जो याद रखना हो याद रखना, अल्ताफ हुसैन हाली, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं भाई। हरियाणा में कहां से बिलोंग करते, कोई साथी बताएगा? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इन्हीं के नाम पर जो हमारी उर्दू साहित्य अकादमी है, कौन सी हमारे पास है? उर्दू साहित्य अकादमी। अभी थोड़े दिन पहले करवाया था। उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है आली पुरस्कार, ठीक है। अल्ताफ हुसैन आली, तो आली के अंदर आली पुरस्कार दिया जाता है। आली पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा? उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा भाई, आली पुरस्कार, ठीक है। कहां से बिलोंग करते हैं ये? आया किसी का? पानीपत, 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 वेरी गुड। एक तो मेवात का है, चप्पल दिखा है,
शाबाश भाई। तो भाई हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में भी कहां से भाई, हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं। कौन? हमारे जो शायर है अल्ताफ हुसैन हाली। याद कैसे रखो, देखो अल्ताफ हुसैन हाली ये हमारे उर्दू के शायर हैं, गजल राइटर, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। और शायर साहब क्या है, शायरों को बार बार पानी पीना पड़ता है क्योंकि गला सूख जाता, शायरी करते हैं गला सूख गया, ठीक है, इस तरीके से। तो अल्ताफ हुसैन हाली क्या है भाई, हमारे हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते, ये चीज याद रख लेना। इनका जन्म वगैरह पूछ ले तो वो भी आप लोग बता सकते हो। यस 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 1936 मतलब, जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इनके गुरु का नाम पूछ ले आपसे तो इनके गुरु का नाम भी मैंने आपको शायद बताया था जिस टाइम मैंने पानीपत करवाया था। गुरु का नाम था इनका मिर्जा गालिब। क्या नाम था? मिर्जा गालिब क्या था इनके गुरु का नाम था। तो ये चीजें भी याद रख लेना। आगे चलें भाई, चलो जी आगे देखते हैं कौन सा अगला प्रश्न है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये तो हरियाणा पुलिस के अंदर भी आया था, कल करवाया था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? एली राष्ट्रीय उद्यान। ये किस वर्ष स्थापित किया गया था बताओ भाई? 1936। नेशनल पार्क के अंदर सारी प्रजाति मिलती है मिक्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यानी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो हमारा मतलब कि, अरे ग्रुप डी 2024 क्यों निकल गया, 2023 होगा, सॉरी भैया गलती कर रखी है थोड़ा, 2023 है, 23 के अंदर हुआ था, 24 के अंदर नहीं हुआ था ये, ठीक है। सारी जगह 23 कर लियो, टाइपराइटर पे गलती हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो 18 अक्टूबर 2023 का पेपर है, तो हमारा 25 अक्टूबर जो 2024 को जो हमारा पेपर होया हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, तो उसके अंदर भी ये प्रश्न नहीं आया था, कल ही करवाया था मैंने कि भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1936। यानी वही प्रश्न घूम फिर के आना, इसीलिए बोलता PYQ करने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या पता कौन सा प्रश्न दोबारा टकरा जाए। आगे चलते हैं। सूचना का अधिकार RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, भाई कितना जमा टुच्चा प्रश्न 2005। RTI जो लगा देता है वो अगले बंदे की निकाल देता है कांच, ठीक है, 2005। सीधी सी बात है। RTI तो यार बहुत टुच्चा लेवल का प्रश्न दे दिया। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। आगे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला कौन सा हमारे पास, ये देखो यार, ये कितना पुराना है यार। ये SSC का मतलब रुलदे फिर ये प्रश्न, रुलदे नु मारा तो नु आ जाए ना, और हमको मॉक टेस्ट दें दो, हम नु कर दिया, हाँ संक्षेप दे भाई, ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व कैसे याद रखो? मानस का मतलब मानस, भाई जो मानस है यानी जो नर है जो मानस है वो क्या है? असमान होता है। सारे नर एक जैसे नहीं होते, मादाएं सारी एक जैसी होती हैं लेकिन नर सारे एक जैसे नहीं होते। यानी मानस क्या है? असमान होता है। असमान से बन गया असम, ठीक है। तो मानस टाइगर रिजर्व हमारा कहां से बिलोंग करता है? असम से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नॉर्मल सा प्रश्न है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था भाई, ठीक है। चलो आगे, आगे चलो भाई। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? ये भी बिल्कुल लो लेवल का प्रश्न है। इंडिया जीके का मतलब हिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल के अंदर क्या हमारी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी गई थी? इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा क्या है एशियाटिक सोसाइटी की हमारी स्थापना करी थी। माउंटबेटन कौन था? इसने जब हमारा भारत देश स्वतंत्र होया तो स्वतंत्रता के समय हमारे देश का वॉइसरॉय कौन था? माउंटबेटन। याद कैसे रखो? माउंटबेटन ने बीच में माउंट एवरेस्ट खड़ी कर दी, एक तरफ भारत आ गया, दूसरी तरफ पाकिस्तान आ गया भाई, ठीक है। यानी लॉर्ड माउंटबेटन था उसके टाइम पर क्या हमारा ये सिस्टम होया भाई। और विलियम जोन्स क्या था? इनके द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी गई थी। नॉर्मल सा प्रश्न, के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। जो सिलेबस इसने कर रखा है वो इजीली कर देगा, इसने सिलेबस से नहीं करेगा। बता देखो मैक्सिमम बच्चे गलती पता क्या कर हरियाणा का, मैं बच्चा सिलेक्शन क्या करूँ नौकरी मैं बताऊं धरती, जो बच्चे गलती करे वो या करें भाई। अपने बच्चे ने सोचा हम पूरा साल तो पढ़ना को नहीं, ठीक है ना, सिलेबस पूरा करें। इब भी मैं तरती सच्ची बताने लग रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चे जितना फार्म भर रखे हैं, लगभग 13.5 लाख के करीब बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे सिलेबस को नहीं हो रहा। सच्ची बात है यार, मजाक की बात नहीं। जो पढ़नी है, जो जेन्युइन बच्चे हैं 13.5 लाख बच्चे मतलब वो 1.5 लाख बच्चे हैं जो रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये उस तैयारी में भी फर्क आ जाए है। फर्क नो भाई, एक तो आप 1 साल तक तैयारी करते हो तो आप नए नए बच्चे हो, एक आप 3-4 साल तक तैयारी करो आप पुराने खिलाड़ी हो। एक तो डिफरेंस तो है यार। आपने एक तो वह चीज़ 4 साल में समझ लो 40 बार पढ़ रखी है, एक बंदा ना वह चीज़ 1 साल में क्या 20 बार पढ़ी हो, तो उस चीज़ में डिफरेंस होगा है। आप तो मैच्योरिटी मारोगे आंसर, उसका डाउट रहेगा, उसमें भी गलती है, छोटी मोटी मिस्टेक कर देगा। तो हरियाणा वाले बच्चे सिलेक्शन क्यों कौन लेने पाते? इसके कारण ये है भाई, पढ़े को नहीं,
पूरा साल कौन पढ़ा है। अरे इब भी मैं तारती गारंटी देने ला रहा हूँ, जो बच्चे इब लागेंगे ना, जितनी भी वैकेंसी आऊंगी, सीईटी सबका पास हो जाए, मैंने मेरा कोई बड़ी बात को नहीं, 50+ सबका नंबर आ जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे लागेंगे ना का मेन समार जो कट ऑफ में सेलेक्ट होंगे, मैं तारती गारंटी दू हूँ 100% में था 80% बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले चिपेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले मतलब नो नहीं बजोड़ लाग रहे हैं, इसका मतलब यो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करया करते हूँ, यानी जिन्होंने एसएससी की तैयारी करी है, रेलवे की तैयारी करी है, ठीक है, बेशक चिवड़ा ना होया उनका, लेकिन उनकी तैयारी है उस लेवल की, मैक्सिमम बच्चे वो चिपेंगे। मजाक की बात नहीं, क्योंकि जो अपना हरियाणा पेपर का जो लेवल आवा ना भाई, जो आप ना सीईटी ग्रुप सी का ग्रुप डी का देखा भाई, सेंट्रल वाले बच्चों के लिए बहुत लो लेवल का पेपर है, बहुत लो लेवल का। 30 मिनट में पेपर खिंडा सका, 30 मिनट में बस, उस तो फालतू टेम में कौन ले। अरे हरियाणा वाले बच्चे का क्या सिस्टम है, यो पेपर मतलब पूरा टाइम लिखट जाए, 100 की 100 मिनट लिखट जाए, उनके गोले भी पूरे कौन भरे जाए, 3-4% छुट गए जी पर्सन, वो छुटा जाए था क्योंकि तारी तैयारी को नहीं। एक बच्चे का डाउट यो रहा भाई, मान ली कई बच्चे हैं ये पहली बार पेपर दे, उनको पेपर देगी देखा कि मेरा ओए जा। आधे बच्चे यूट्यूब पर क्लास, मतलब कि ये देखो कुछ बच्चे जो लगाऊंगा जैनवन बच्चे, मैंने सोचा प्रीवियस ईयर के पेपर रिवाइज हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। कुछ जो बच्चे क्लास लगाओ उन्होंने सोचा है वैसे ये क्लास लगाते जो प्रैक्टिस सेट वाली क्लास है, ये लगाता है सिलेक्शन है, नो कोने आओ भाई, नो कोने आओ है। एक तो तुम किसी चीज़ ना सिस्टमेटिक वैसा टॉपिक वाइज पढ़ो, पूरी थ्योरी पढ़ो। इब जो कर हरियाणा जी की मैंने पूरी थ्योरी करवाई तारती, क्या उन्होंने क्लास टॉपिक वाइज करवाई, 23 क्लासा मैंने 22 जिले करवाए, ठीक है, सारा सिस्टमेटिक। एक तो वो बच्चा जिसने सारा सिस्टमेटिक वे पढ़ रखा है, किसी का कोई पर्सन गट्टक देसी मारेगा। एक वो बच्चा जो ये MCQ वाला मतलब क्लास लगा हुआ है अपना, देखा प्रैक्टिस सेट हो गया, उन्होंने प्रैक्टिस सेट सिर्फ वही बच्चे लगाते हैं जिनका सिलेबस पूरा हो चुका हो, तैयारी पूरी हो रही है, सच्चाई यह बात है। अरे ताम जो पेपर दोगे ना, मान लिया पेपर इससे लेवल का आ गया, पछला CET लेवल का, तो मैक्सिमम बच्चे का 64-65 नंबर आ जाएंगे, जिनकी तैयारी नहीं उनके भी, ठीक है। तो वो क्या कहेंगे, मतलब उनके घर के भी यह बात कहेंगे और वो खुद भी यह बात कहेंगे कि देख तेरी तैयारी ये कौन थी, तो तू वही देने गया था, तो भी तेरा 60-65 नंबर आ गए, थोड़ा सा पढ़ लेना तेरा सिलेक्शन होगा। वो थोड़ा सा नहीं भाई, सब बच्चे का इतने आओगे 60-61, ठीक है। वो थोड़ा पढ़ने का काम कौन सा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना ऊपर स्कोर बढ़ता जाएगा ना उतनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी भाई। ये मैथ के सवाल हैं यार, मैथ के सवाल एक तो तुम उड़क करी जाओ, गुणा भाग लंबे लंबे फार्मूले चेपी जाओ। एक सेंटर का बच्चा जिसने SSC की रेलवे की तैयारी करी है, वो जिद की चीज उन्होंने देखा कि हाँ पर्सन है, टिक्का मारा, टिक्का मारा, ठीक है, गोल देगा सारा सौदा ना, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान दो तुम। ये यार तुम और चीज छोड़ो, मैं इंडिया जीके करवाऊं, मना पूरी हिस्ट्री करवा दी, पूरी पॉलिटी करा दी, और सॉरी हिस्ट्री तो भी मतलब जो अभी दोबारा तक चला उसकी बात करूं मैं, पॉलिटी पूरी करवा दी, स्टेटिक पूरी करवा दी, ज्योग्राफी चलने लग रही है। ये पर्सन हिस्ट्री का मैंने 5 साल पढ़ोड़े थे, इब तो मैंने पढ़े भी को नहीं है, 5 साल मैंने कहते जी यूट्यूब पर करवाई जी, इब लगे याद से मेरा सिलेबस पूरा करवा रखा है। ये मेरे पर गवी जब बैठे तो हम तो यार नो बिलो दिया पर्सन माउंट बेटन, ये कौन सा मैं आज थोड़ी पढ़ गया हूँ, माउंट बेटन के था पहले का याद है दिमामा, ठीक है। तो यार इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी कोशिश करो कि तुम पेपर ना देख दी बिलो दो, कोशिश यार आखो, मैं धरती से बताना, तुम मॉक टेस्ट वगैरह दो ना, तो तुम कोशिश यार करो कि 40 तक 50 मिनट में, मैक्सिमम 40 मिनट में भाई, जोर मार दिया तो 50 मिनट में तारा मॉक टेस्ट में पेपर लिपट जाना चाहिए। जिद मैं मानूंगा कि तारी तैयारी, मेरा मानने का तो क्यों है, मतलब जिद तुम खुद यह चीज़ मान लो कि तारी तैयारी एक अच्छा लेवल की है और तुम सिलेक्शन ले लोगे। अगर तारा पेपर 50 मिनट में नहीं निपटन लग रहा, ओवर थिंकिंग करने लग रहे, तो तारी तैयारी भी इतनी को नहीं, मतलब तैयारी होगी, प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। चले आगे चलो, ये तुम्हारी भलाई के लिए चीजें बताई भाई, बाकी मेरा कोई वो को नहीं समा। यह झील हरियाणा के आसोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा। आसोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है कहां पर, आसोला भट्टी। हर किसी की क्या फरीद होती है कि हमें कसोला दे दे, ठीक है, आसोला से बन गया फरीदाबाद, ठीक है। फरीदाबाद के अंदर क्या हमें आसोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है, और इसके पास जो सी हमारी झील है उसका नाम है हमारे पास बड़खल झील भाई। बड़खल झील है, ये हमें फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलती है। सूरजकुंड झील भी वहीं पर देखने को मिलती है, ठीक है। और बड़खल झील इसकी स्थापना कब हुई थी, कल भी ये प्रश्न आया था, हरियाणा पुलिस के अंदर भी आया था। इसकी स्थापना हमारी 1947 के अंदर हमारी क्या इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, बड़खल झील की। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, मोस्ट हरियाणा की सबसे पुरानी झीलों के अंदर हमारी ये शुमार है। कौन सी, बड़खल झील हरियाणा की सबसे पुरानी झीलों के अंदर शुमार है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा इसको 1969 के अंदर 1969 के अंदर इसको राष्ट्रीय लेवल का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय लेवल का
मतलब हरियाणा बनया था, बन दिए 3 साल पच्छा, इसी दर्जा दे दिया कि हाँ भाई तू भी कि में है, तेरे में भी कि में दम है। ठीक है जी। सूरजकुंड झील, ये भी फरीदाबाद के अंदर, सूरजकुंड का मेला भी कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर लगता है। कब लगता है? फरवरी के महीने के अंदर। कर्ण झील भाई, कर्ण झील कहाँ पर है बताओ फटाफट से। कर्ण झील कहां पर होगी? जहां पर राजा कर्ण का संबंध है। ठीक है, तो कर्ण झील, राजा कर्ण का संबंध तो कुरुक्षेत्र से हो जी ना है। कर्ण झील कहां पर है? करनाल, राजा कर्ण के नाम पर करनाल का नाम रखा है। तो कर्ण झील हमारी कहां पर है? करनाल के अंदर। और मैंने आपको जब करनाल जिला करवाया था, मैंने बताया था, मैं एक पर्सन के अंदर आप गलती करो, कंफ्यूजिंग पॉइंट मैंने आपको दूर करवाया था। कर्ण झील करनाल एक गौकर्ण तालाब है, गौकर्ण तालाब। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? गौकर्ण तालाब। गौ क्या करती हैं? गौ रोने लगती हैं। ठीक है, क्योंकि उनको तालाब के अंदर पानी नहीं मिलता, तो दानवीर कर्ण ने पानी दान किया था, तो रोने से क्या होना? रोहतक, रोहतक के अंदर क्या हमारा गौकर्ण तालाब है। ठीक है जी। इसके अलावा एक कर्ण का टीला भी पूछा जाता है। कर्ण का टीला, कर्ण का टीला कहां पर बनेगा? जहां पर कर्ण की मृत्यु की, जहां पर जैसे मान लो उसका शरीर दफनाया, दफनाने के ऊपर टीला बना दिया, तो कर्ण का टीला में शरीर कहां पर दफनाया? कुरुक्षेत्र के अंदर, युद्ध के अंदर। तो कुरुक्षेत्र के अंदर क्या हमको कर्ण का टीला देखने को मिलता है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कर्ण झील पूछ ले, गौकर्ण तालाब पूछ ले, कर्ण का टीला पूछ ले, तीनों अलग अलग जगह है, तो याद रखना एग्जाम के अंदर, गलती मत करना। ब्रह्म सरोवर झील, ये हमारा झील हो गया, ब्रह्म सरोवर तालाब हो गया, सारे के सारे हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर हमको देखने को मिलते हैं जी। ठीक है जी, चीजें क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई सारी चीजें। ठीक है भाई, बस यही चीज तो है। राजा कर्ण के नाम पर कौन से जिले की स्थापना करी गई? करनाल की स्थापना करी, ये चीज भी याद रखना भाई। आगे चलते हैं। ये देखो भाई, 2011 की जनगणना से रिलेटेड अच्छे प्रश्न पूछे गए थे सीईटी ग्रुप डी के अंदर, और जो ग्रुप 56 स्थानों का पेपर हुआ था उसके अंदर भी 2011 की जनगणना से रिलेटेड अच्छे प्रश्न पूछे गए। तो 2011 की जनगणना है हरियाणा जी के बड़े, थोड़ी अच्छे से कर लेना। वेरी गुड भाई। देखो, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता का प्रतिशत कितना था, यानी पढ़े लिखे लोग कितने थे? ऑल ओवर इंडिया की साक्षरता कितनी थी? भारत की साक्षरता कितनी थी हमारी? अभी हमने देखा 74.04% कितनी थी? भारत की साक्षरता थी भाई। ठीक है जी। तो हरियाणा की साक्षरता कितनी थी? हरियाणा लेके हैं हरियाणा नंबर 1। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ना एक बार गलती तो गई थी कि हम सीईटी नाम की कोई चीज स्टार्ट कराएंगे, 2019 में गई थी। उन पर बेचारा वही वाला सीईटी की पॉलिसी नहीं बनने लग रही। अरे हरियाणा जो आम नंबर 1, आम सबसे पहला लागू करो, मैं लागू करूंगा सबसे पहला। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले, यानी कि जो हमारा ऑल ओवर इंडिया उससे भी एक कदम आगे, यानी कि 75 पे ऊपर कौन रहेगा हमारे पास? हरियाणा रहेगा। यानी कि 75.6% क्या है हमारी हरियाणा की साक्षरता दर थी अकॉर्डिंग टू 2011। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही है भाई। चलो आगे, चलो जी आगे। ये देखो भाई, हम लोग अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाते हैं? इंटरनेशनल जो बाघ डे है भाई, वो कब सेलिब्रेट होता है? 29 जून, 29 सितंबर, 29 जुलाई, 29 मई। ऑप्शन देख लो एग्जामिनर के, डिट्टो ऑप्शन ठाए नोबिकोन में, मना मेरी तरफ से चेंज करें, एग्जामिनर के ऑप्शन देख लो दाम। तो अभी अभी जो अगला महीना आएगा हमारे पास, कौन सा? जुलाई का महीना। जुलाई के महीने के अंदर 29 जुलाई को, 29 जुलाई को क्या है हमारा? ऐसे याद रखो, जूली। जूली क्या हमारी कुत्ती का नाम हो सकता है? डॉगी, यानी जो डॉगन है हमारी, डॉगी की वाइफ डॉगन, ठीक है, उसका नाम हो सकता है जूली, लेकिन क्या है? शेर का नाम नहीं हो सकता। तो 29 जुलाई को क्या है हमारा? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं भाई। ये देखो भाई, ये भी अच्छा प्रश्न है, इंडिया जी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राजा ने अमुक्तालयद पुस्तक लिखी थी भाई? अमुक्तालयद जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? अब आप लोगों को एक वंश का नाम पता है? पुराने समय के अंदर एक वंश होया करता, और वो साम्राज्य था पूरा पूरा विजयनगर साम्राज्य भाई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी और कब हुई थी? देखो मेरा पुराना टाइम का याद है, मैं भी बताऊं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई? हरिहर और बुक्का के द्वारा। कब हुई? 1336 में। याद कैसे रखो? इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बताई थी मैंने भाई, तेरी छाती के ऊपर हरि की कृपा से क्या है, हम हमारी विजय बुक करेंगे। ठीक है, यानी तेरी छाती का मतलब 1336 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, किसकी कृपा से? हरि की कृपा से। ठीक है, विजय यानी कि हम लोग जो विनरपन है हमारा उसको बुक करेंगे, यानी कि हरिहर और बुक्का। ठीक है, हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इनके द्वारा क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी गई। ठीक है, कब करी गई? 1336 ईस्वी के अंदर भाई। इंडिया जिसके तो भाई बिलो दिया, हाँ ठीक है, 1336 ईस्वी में हमारी करी गई हरिहर और बुक्का के द्वारा। अब ये जो विजयनगर साम्राज्य था ना, इसके अंदर अलग अलग टाइप के वंश थे। जैसे एक सुलू वंश था, एक हमारा इसी के अंदर तुलु वंश था, एक हमारा इसी के अंदर अराईविडू वंश था। मतलब अलग अलग वंश होते थे इसके अंदर। और इसी के अंदर जो हमारा तुलु वंश था, तुलु के अंदर एक हमारा शासक होया करता जिसका नाम था कृष्णदेव राय।
कृष्ण देव राय, ठीक है। और ये जो कृष्ण देव राय है ना, इसी के द्वारा क्या हमारी ये बुक लिखी गई, अमुक्तमाल्यद भाई, ठीक है। तो यानी कि इसके द्वारा कृष्ण देव राय, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के द्वारा कौन सी बुक हमारी लिखी गई, अमुक्तमाल्य है, ये बुक हमारी लिखी गई। अभी अभी जो सीईटी का बैच ले रहे हैं उनको पता भी होगा, अगर आप खोल के देखोगे हिस्ट्री की क्लास विजयनगर साम्राज्य, तो उसके अंदर मैंने ये चीज करवा रखी है, खोल के देख सकते हो आप लोग। तुलु वंश, यस, कृष्ण देव राय। ओके, चीजें क्लियर हुई। अमुक्तमाल्यद कृष्ण देव राय के द्वारा लिखी गई थी भाई। आगे देखो भाई क्या है, अब देखो क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी हरियाणा की, बताओ फटाफट से। अभी हमने साक्षरता पढ़ी, भारत की थी 74.04, उससे एक कदम आगे थे 75 पॉइंट है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, यानी कितनी भीड़ हरियाणा के अंदर रहती थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बताओ फटाफट से, बताओ बताओ। 573, वेरी गुड, होशियार हो रहे हो हम तो, शाबाश शाबाश शाबाश, सबका बिल्कुल सही है भाई। 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं, 573 व्यक्ति रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर के अंदर। ये हमारे किसका था, भारत का जनसंख्या घनत्व था अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस भाई, ठीक है। यानी यहां पर 573 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर के अंदर। याद कैसे रखोगे भाई, हरियाणा के अंदर क्या है, और तो सारी जगह चारों दिशाएं होती है, लेकिन हरियाणा के अंदर 5 दिशाएं, पांचों दिशाओं के अंदर क्या तितर घूमते रहते हैं, ठीक है, खेतों के अंदर तितर घूमते हैं। तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं, ये देखो भाई, के प्रश्न पूछे आए हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है, बता दो रे, राज्यसभा बता दो, इसका मन राज्य हो जाएगा। राज्यसभा का जो सदस्य बनना है भाई, इसके लिए मिनिमम आयु कितनी चाहिए, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। देखो भाई, अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, उसके लिए मिनिमम आयु पूछे। देखो, लोकसभा लिख लो, राज्यसभा लिख लो, ठीक है जी, विधानसभा लिख लो, विधान परिषद लिख लो, लिख दिया जी, लिखो तो गए जाओगे खड़े, और भी लिखना पड़ेगा। राष्ट्रपति लिख दो, उपराष्ट्रपति लिख दो, राज्यपाल लिख दो, लिख दिया जी। देखो भाई, तो लोकसभा क्या होती है, लोकसभा हमारे जो अभी प्रधानमंत्री जी के इलेक्शन हुए थे उसको लोकसभा बोलते हैं। तो उसके लिए जो मिनिमम उम्र होती है हमारी 25 वर्ष होती है। मैंने क्या बोला, जो सांसद के इलेक्शन होते हैं, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी होते हैं, उनके इलेक्शन के लिए मिनिमम उम्र होती है हमारी 25 वर्ष भाई, ठीक है। यानी प्रधानमंत्री बनने की भी मिनिमम उम्र कितनी हो जाए, हमारे पास पीएम का नाम नहीं लिखा, क्या लिख लो भाई, इधर पीएम साहब भी है। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए भी मिनिमम उम्र पूछ ले तो 25 वर्ष भाई, यानी सांसद बनोगे तो प्रधानमंत्री बन जाओगे, ठीक है जी। लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, उसकी विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसकी भी सेम होती है 25 वर्ष भाई। यानी विधानसभा के अंदर क्या होते हैं, आप विधायक बनते हो, ठीक है, एमएलए बनते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भाई, तो उसके लिए आपकी मिनिमम उम्र 25 वर्ष। तो आप जब विधायक बनो तभी सीएम बनो, यानी सीएम बनने की मिनिमम उम्र भी कितनी होगी हमारी, चीफ मिनिस्टर बनने की 25 वर्ष, ठीक है जी। राज्यसभा की मिनिमम उम्र होती है भाई 30 वर्ष। विधान परिषद जैसे सेंटर में राज्यसभा होती है, स्टेट के अंदर विधान परिषद होती है, तो इसकी भी हो जाएगी हमारे पास 30 वर्ष, ठीक है जी। राष्ट्रपति की होती है 35 वर्ष भाई, उपराष्ट्रपति की भी होती है जी 35 वर्ष, राज्यपाल की भी होती है जी 35 वर्ष, ठीक है जी। चीजें आ गई समझ में, चीजें क्लियर हुई या नहीं, एक बार के लिए बताओ फटाफट से, बताओ बताओ बताओ, दिमाग के अंदर घुसी। गुरुजी फोर्थ मॉक टेस्ट 2-3 क्वेश्चन गलत है, पर चेक कर लेना, चेक कर लियो भाई मनजीत सिंह, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सरपंच बनने की एज 21 साल भाई, सर क्या अगस्त में एग्जाम हो जाए? देखो भाई, जो वर्तमान में जो एचएसएससी की तैयारियां उस हिसाब से तो अगस्त में हो जाएगा। पता भाई दिक्कत क्या है, अभी जैसे कुछ साथियों ने केस कर दिया भाई, कुछ बच्चों ने, ठीक है, अब उन्होंने केस क्या कर दिया भाई ऐसे बोले भाई सरकार का पोर्टल था, सरल पोर्टल, वो चलने नहीं लग रहा था, उसकी वजह से हमारे सर्टिफिकेट नहीं बने, हम लोग फॉर्म भरने से रह गए, मतलब अलग अलग उन्होंने कमियां बताई भाई। इसकी वजह से क्या भाई, मतलब कि फिर उन्होंने कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। उन्होंने 2-3 केस लगाए, एक तो भाई सीईटी का पेपर 4 शिफ्टों में होता है, इसको 1 शिफ्ट में कंडक्ट करवाया जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन का रोड़ा में फिर पाछा नंबर कम ज़्यादा ना हो। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला
कि भाई जो ये के सिस्टम था रहे हो फार्म है, फार्म पोर्टल 15 दिन खाता दोबारा खोले, साथ में इसमें करेक्शन पोर्टल भी खोला जा, सरकार की गलती हम क्यों भुगते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। तो कोर्ट ने बोला है भाई 1 जुलाई को तुम्हारी सुनवाई कर देंगे, अभी छुट्टियां चलने लग रही हैं, ठीक है, और जैसी छुट्टियां खत्म हुई कोर्ट की 30 जून को, 1 जुलाई को तुम्हारी सुनवाई कर देंगे और उस हिसाब से डिसीजन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब 1 जुलाई को पता लगा, अगर कोर्ट ने 15 दिन का समय दे दिया कि हमें 15 दिन के लिए पोर्टल खोलो, करेक्शन पोर्टल भी खोल लो और एक ही शिफ्ट के अंदर पेपर अरेंज करो, तो भाई ये लेट हो सकता है, तो ये अगस्त के एंड तक भी चला जाएगा, क्या पता सितंबर के फर्स्ट वीक तक चला जाए। और अगर कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला, पोर्टल ओपन नहीं हुआ, तो ये 9-10 अगस्त तक खोलेगा। सारी चीजें कोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है क्या कुछ मामला रहेगा, ठीक है। तो ये कर लो, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 30 वर्ष की हमारी उम्र होनी चाहिए भाई। आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना था, बताओ भाई। लिंगानुपात यानी कितने नरों के ऊपर कितनी माताएं मार्केट के अंदर अवेलेबल थी अकॉर्डिंग टू 2011 की सेंसस। तो इसके अनुसार हरियाणा का जो लिंगानुपात था वो कितना था भाई। नॉर्मल सा मैंने सिंपल सी ट्रिक बताई, देखो 7 को ले बीच में, ठीक है, सॉरी मतलब 8 ले, 8 के अंदर से 1 घटा दिया 7, 8 के अंदर 1 जोड़ दो 9, 8 7 9, 8 7 9 क्या था हमारा हरियाणा का लिंगानुपात था भाई, ठीक है। कैसे याद रखो भाई, हरियाणा के अंदर क्या मान लिया 8 लड़कियां हैं, वो क्या है कभी एक को छोड़ देंगी, कभी एक के साथ जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो 8 7 9 क्या हरियाणा का लिंगानुपात नॉर्मल तरीके से याद रह जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना था 943 भाई, बाल लिंगानुपात 919 भाई, ठीक है। आगे चलें, आगे चलो भाई। भारत का पहला मुगल शासक कौन था भाई, ये प्रश्न भी आ रहा है इंडिया जीके के अंदर। भारत का पहला मुगल शासक था वो कौन था, बता दो भाई फटाफट से, कौन था। बाबर था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध आया था, उसकी उसी के तहत तो एंट्री मारी थी। पानीपत का फर्स्ट युद्ध बता दो, तीनों के तीनों युद्ध बता दो। पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था, बताओ फटाफट से। सेकंड युद्ध कब हुआ था, बताओ फटाफट से। थर्ड युद्ध कब हुआ था, बताओ फटाफट। तो पहला युद्ध हमारा कब हुआ था, पहला युद्ध कब हुआ था हमारा 1526 के अंदर हमारा पहला युद्ध था। किस किस के बीच में, बाबर वर्सेस लोधी के बीच में था, बाबर वर्सेस लोधी के बीच में था। जीत्या कौन था, बाबर जीत्या था। और इसी जीत की वजह से क्या है यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, यानी कि ये जो मुस्लिम शासक थे पहली बार। सेकंड हमारा 26 से 56, मतलब वही हमारे कुछ सालों के बाद 1556 में किसके बीच में, अकबर वर्सेस एमू के बीच में हुआ। एमू विक्रमादित्य जो कि हमारा हरियाणा के रेवाड़ी से बिलोंग करता था, ठीक है। इस युद्ध के अंदर कौन जीते, इसके अंदर अकबर जीत गया, बैरम खान के संरक्षण के अंदर लड़ा था। तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ, कब हुआ 1761 के अंदर हमारा तीसरा युद्ध है, किसके बीच में, मराठों वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। इसके अंदर भी तीनों युद्धों के अंदर भाई मुगल जीते थे, ये चीजें याद रख लेना। अहमद शाह इसके अंदर विनर हुआ था भाई, बात खत्म। ये पानीपत के 3 युद्ध, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आते हैं, ठीक है। चलें आगे, आगे चलो जी। देखो भाई, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित है भाई। रबी की फसलें बोनी स्टार्ट, रबी का मतलब हो गया, क्या बताता कल ट्रिक, रबी का मतलब रगड़ना। रगड़ते कब हो, सर्दियों में रगड़ते, यानी सर्दियों के मौसम के अंदर जो रबी की फसलें जिस टाइम हम बोते हैं तो उस टाइम भाई हमारा कौन सा नृत्य किया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दूर नहीं लूर। लूर नृत्य वो हमारा क्या था। लूर क्या हमारा, ये नृत्य हमारा प्रश्न उत्तर की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, प्रश्न उत्तर की फॉर्म में होता है। प्रश्न उत्तर की फॉर्म में कैसे, जैसे मान लिया फसल बोने लग रहे हैं तो उन्हें प्रश्न पूछेंगे, आए बेबे कौन सा बीज कड़ धरूं। दूसरी फिर नु कहोगी, ए बेबे नु आंगली में बोच की नु मार धरती के बीच में जाने दे। मतलब प्रश्न उत्तर पूछेंगे आपस में एक दूसरा था, ठीक है। वो हमारा कौन सा हो जाएगा, लूर नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, चले आगे, चलो जी। वेट किस चीज का, किसी चीज का नहीं भाई, आगे चलते हैं। ये देखो भाई, मोरबी पुल हादसा कहां हुआ, ये करंट का प्रश्न पूछा था। रिसेंटली गुजरात के अंदर पूरा पुल पड़ गया था, ठीक है, मतलब 2023 की बात है, तो वो यहां पर हुआ था। अभी जैसे गुजरात के अंदर अभी क्या प्रश्न आ सकता है आपसे, पूछ ले प्लेन हादसा कहां पर हुआ अभी रिसेंटली। जैसे अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ था, एयर इंडिया का बोइंग प्लेन, तो वो भी पूछ सकता है। तो गुजरात के अहमदाबाद के अंदर, ये चीज भी याद रख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे कौन सा हमारे पास, हरियाणा का वन विभाग डैश में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है। तितर प्रजनन केंद्र, 2-3 प्रजनन केंद्र है, देखो याद रखो। एक तो हमारे पास मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, बताओ सारे के सारे मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किधर है, प्रजनन केंद्र। सेकंड हमारे पास मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र।
थर्ड हमारे पास हाथी पुनर्वास या फिर प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र। बताओ ये फटाफट से कहां कहां पर है। देखो भाई सबसे पहले था मगरमच्छ। मगरमच्छ वाला कहां पर है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर में। कौन सा देखने को मिलता है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र देखने को मिलता है। जी बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। मोर व चिंकारा, मोर और चिंकारा, देखो मोर है प्रजनन करेगा यानी प्रक्रिया बिठाओगा तो सीधी सी बात है भाई झाड़ियों के अंदर बिठाएगा और चीख की आवाज भी आएगी। चिंकारा मतलब चीखना यानी झाबुआ, झाड़ियों से बढ़िया झाबुआ, यानी झाबुआ कहां पर? हमारा रेवाड़ी के अंदर है। और यहां पर क्या हमारा मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है। हाथी है, बड़े बड़े हाथी कहां पर नहाएंगे, कहां पर प्रजनन करेंगे? यमुना नदी के अंदर नहाएंगे। यमुना नदी कहां पर है? यमुना नगर के अंदर। तो यमुना नगर के अंदर कौन सा हमारा? हाथी प्रजनन केंद्र है। भेड़ प्रजनन केंद्र हमारा कहां पर है? हिसार के अंदर। कौन सा? अभी 2-3 दिन पहले करवाया था हमें, भेड़ प्रजनन केंद्र देखने को मिलता है, ठीक है। असव अनुसंधान भी हमें हिसार के अंदर देखने को मिलता है। भैंस अनुसंधान भी हमें हिसार के अंदर देखने को मिलता है। हरियाणा का वन विभाग डैश में तितर प्रजनन केंद्र, ओनली तितर प्रजनन केंद्र कहां पर चलता हमारा? पंचकुला के अंदर जो मोरनी नाम की जगह है वहां पर क्या है? हमें तितर प्रजनन केंद्र देखने को मिलता है। पिंजौर में क्या चीज देखने को मिलती है? यादवेंद्र गार्डन क्या है हमारा? यादवेंद्र गार्डन जो कि पिंजौर के अंदर हमको देखने को मिलता है भाई, ठीक है। वेरी गुड भाई, ओके। चलो आगे, चलो भाई आगे। आगे देखो क्या भाई, ये देखो निम्नलिखित में से किस राज्य ने चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने स्टार्ट करी थी। नॉर्मल सा प्रश्न है हरियाणा जी के, करंट का प्रश्न था यो। आगे चलते हैं। ये देखो भाई ये अच्छा प्रश्न है। हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान एवं खेती और मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए आयु सीमा क्या? अच्छा प्रश्न है, सीईटी के अंदर है। बताओ इस योजना के अंदर शामिल होने के लिए क्या मतलब कंडीशन होनी चाहिए? पंचकुला, तो पंचकुला तो लिया। बताओ फटाफट सी। चला मैं आगा आया किसी का आंसर डी। इनमें से कोई नहीं अच्छा रहा, इतनी माड़ी बात कर दी थी ना। देखो भाई आगे चलते हैं। कई साथियों का बी आंसर आने लग रहा है, मैक्सिमम बच्चों गलत है भाई। 15 से 75 वर्ष आएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। 15 से 75 वर्ष के जो बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सारे के सारे प्रधानमंत्री किसान एवं खेती और मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए एलिजिबल है। कितने? 15 से 75 वर्ष के सारे बच्चे भी हो गए और बुजुर्ग भी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं, आगे कौन सा हमारे पास? साइंस का प्रश्न है। डैश का प्रयोग रंग और रोगन बनाने में होता है। रंग रोगन बनाने में जो अभी पेंट करते हैं इसके अंदर किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का यूज करते हैं ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड का रंग बनाने के अंदर इसका यूज हमारा किया जाता है। साइंस का प्रश्न था नॉर्मल। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार? अरे मौलिक अधिकार भाग पूछ रखा है, बता दो यार। देखो नागरिकता से रिलेटेड भाग पूछ ले, नागरिकता पूछेगा पक्का। मौलिक अधिकार पूछेगा पक्का 100% रट लियो। डीपीएसपी किसके अंदर है? यानी नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए थे, ठीक है। इसके अलावा आपसे मौलिक कर्तव्य पूछेगा, किसके अंदर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले किसके अंदर है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के मामले किसके अंदर है? बताओ भाई फटाफट, भाग बताने इनके। तो नागरिकता में भाग नंबर 2 के अंदर हमें नागरिकता देखने को मिलती है भाई। जिसने पॉलिटी कर रखी हो अच्छे से बता दिया। मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 के अंदर, डीपीएसपी भाग नंबर 4 के अंदर, मौलिक कर्तव्य 4 का ए पार्ट के अंदर, आर्टिकल पूछ ले तो 51वें के ए पार्ट के अंदर, ठीक है जी। सेंट्रल गवर्नमेंट हमें भाग नंबर 5 के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट हमें भाग नंबर 6 के अंदर। ये चीजें देखने को मिलती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग कौन सा हो जाएगा हमारा? भाग नंबर 3 हमारा मौलिक अधिकारों से बिलोंग करता
जाता है। मौलिक कर्तव्य टोटल कितने, मतलब कहां से लिए थे हमने मौलिक कर्तव्य? रूस के संविधान से लिए थे, जिसको हम लोग यूएसएसआर भी बोल देते हैं, ठीक है। पुराने समय के अंदर सोवियत संघ भी बोल देते थे। किसकी सिफारिश पर? हमें सरदार श्रवण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने भारतीय संविधान के अंदर ऐड किए थे, ठीक है जी। वर्मा समिति का संबंध भी किससे है? मौलिक अधिकारों से। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कैसे याद रखो? भाई सीधी सी बात है, वर्मा जी ने क्या बोले? वर्मा जी से बोले इसको और अच्छे तरीके से कैसे लागू कर सकते हो। किसके टाइम पर लागू है? उस टाइम इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी भाई। इंदिरा के टाइम पर क्या ये हमारे लागू हुए थे भारतीय संविधान के अंदर। संविधान संशोधन कौन सा था हमारा? 72वां संविधान संशोधन था। सॉरी 72वां नहीं, 42वां संविधान संशोधन था। 4+2 6 1976 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर ऐड हुए थे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 51 है। टोटल कितने हमारे? 11 हैं। पहले शुरुआत में कितने थे? शुरुआत में हमारे पास 10 थे, ठीक है। 11वां कब ऐड किया गया? हमारे पास 86वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा, कब? 2002 के अंदर, जिसके तहत क्या था हमारा? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान था। स्वाहा। एक सांस में रिवीजन मारने के लिए संपर्क करें। ठीक है भाई, क्लियर? गलत है ये? कौन सी चीज गलत है? कुछ गलत नहीं है भाई। ग्रुप 57 का पेपर है यो गुरुजी, 57 वाला है यो, 18 अक्टूबर तो ये सीईटी ग्रुप डी गलत लिखा गया भाई इस पर, टाइपिंग वाला पे। कोई ना, ग्रुप 57 का है तो ग्रुप 57 लिख लो भाई ना, ग्रुप डी ना काट दो भाई ना, ग्रुप 57 लिख लो भाई। ग्रुप 57 जो +2 लेवल का पेपर था उसकी बात है भाई यो, ठीक है। ग्रुप सीईटी ग्रुप डी का नहीं है ये, ठीक है। ग्रुप 57 लिख लो भाई। भाई मेरा ध्यान को नहीं रहा हो भाई यो, ठीक है भाई। चला आगा, चलो जी, चलना दोगे तारा कहना तो रुकूँ आगे मैं। ये देख लो भाई, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब करी गई थी? अरे बता दो बेशर्मो, बता दो नाबार्ड की स्थापना कब करी गई थी? सब ना पता यार। 1982 के अंदर, 1982 के अंदर किसकी नाबार्ड की स्थापना? ये क्या काम करता है नाबार्ड? ये भाई जो भी हमारे किसान भाई हैं या और जो साथी हैं जो छोटे मोटे बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, उनको लोन देने का काम करता है कम से कम ब्याज दर के ऊपर। तो 1982 के अंदर क्या हमारे नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? अभी अभी बायोलॉजी करवाई थोड़े दिन पहले। पसली कितनी पसली? थप्पड़ लगा सारी पसली बाहर आ जाएंगी। बाहर आने का मतलब 12 पसलियों के जोड़े हैं। साइंस करवा रखी बैच के अंदर, उसके अंदर स्पेशल है बायोलॉजी के अंदर, चेक कर लेना। आगे देखो भाई, की हो गया रे, ये देखो सिगारेटिस मेगामलाइसिस शब्द किससे संबंधित है? बताओ भाई। हरियाणा सीईटी ग्रुप 57, 56 भी नहीं, 57 का पेपर है, वो +2 लेवल वाला था, ठीक है। सिगारेटिस मेगामलाइसिस शब्द है किससे संबंधित है? बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। पसलियों, अरे 24 भाई सीधी पसली। पेड़ पूछा, पेड़ देख तो ले लागदर कड़ा गए रहा है। पेड़ है, पेड़ देखो, जोड़े पेड़। नॉर्मल पसली पूछ लेता तब 24 बोलते मेरे भाई। जोड़े पूछे, जोड़े, पसलियों के जोड़े कितने हैं? क्या क्या? जोड़े, घोड़े नहीं, जोड़े, ठीक है। तो किसका भाई? चींटी का। जो हमारे पास चींटी होती, कीड़ी वगैरह, कीड़ी का सेकंड नाम है ये हमारा, ठीक है। कीड़ी से संबंध रखता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कौन सा रह गया? ये रह गया। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास नगर लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? बता दो भाई। हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास लिमिटेड की स्थापना बताओ कब हुई? गुरुजी आपकी क्वालिफिकेशन अनपढ़, इलिटरेट। आई एम इलिटरेट पर्सन। और बोलो। आया किसी का? 1976 गलत है, 76 नहीं आएगा भाई। 1967 1967 के अंदर क्या भाई? हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास नगर लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ए आओगा, ए 1967, ठीक है, 1967 भाई। तो ये था भाई हमारा ग्रुप 57 का पेपर। भाई मुझे अभी अभी पता चला ग्रुप 57 का पेपर था। एक यो भी था। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय क्या है? हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय भाई, हर एक व्यक्ति की लगभग आय कितनी है? 1,85,490 है कि भाई दारा दोरा। ये जितने बालक तैयारी कर कोई सा खाता में है भाई, 1,85,490। ये हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय इतनी है,
ठीक है। नॉर्मल करंट का प्रश्न पूछा गया था, अभी करवाएंगे आर्थिक सर्वेक्षण, अभी करंट करवाऊंगा ना तब सारा सुद्धा करवाऊंगा। और कोई प्रश्न रहा हो? और तो हो गए बस, और तो कोई प्रश्न नहीं था। ठीक है भाई, तो टोटल क्या प्रश्न थे इसका? मैं देखो ये ना पेपर बनाया था HSSC वाला ना, 47 प्रश्न दे रखे हैं टोटल, जिसमें हरियाणा जिक के भी आएगी, इंडिया जिक के। मन तो इसमें इंडिया जिक के, सॉरी 46 प्रश्न है, मन तो इसमें इंडिया जिक के गणी दे दिक्कत ही, हरियाणा जिक के मैंने कोई सारे 10 प्रश्न मुश्किल दिखे हुए हैं, तो हमने भी ये सौदा दिखा होगा। अरे ग्रुप 57 का पेपर है, देख लो भाई। चलो ठीक है भाई, तो ये था भाई हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा जरूर बताना। ये CET ग्रुप D का नहीं है भाई, मैं फिर माफी चाहता हूँ, ये हमारा ग्रुप 57 का पेपर है। ग्रुप 57 का